हेलो भाई, राम राम सब ने। आज हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे थे सीईटी के लिए, उसका सेट नंबर है 74। और हरियाणा सीईटी ग्रुप डी परीक्षा हुई थी 2023 में। ये पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश को दिशा में यह परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन प्रकाश की दिशा में होने वाला वह परिवर्तन है जो तब होता है जब वह किसी चिकनी सतह से टकराकर परावर्तित हो जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक चिकनी सतह कई छोटी सपाट सतहों से बनी होती है जो सभी एक ही दिशा में संरेखित होती हैं। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराता है तो वह इनमें से प्रत्येक छोटी सतह से एक सीधी रेखा में गमन करता है। इस प्रक्रिया में प्रकाश की दिशा बदल जाती है। तो इसमें क्या आएगा? प्रकाश का परावर्तन। निम्नलिखित में एक और दो सुमेलित करें। तो ये सुमेलित करने हैं। ये हैं जीव के नाम, ये हैं इनके श्वसन अंग। तो मनुष्य किससे सांस लेता है? फेफड़े से। केंचुआ किससे सांस लेता है? त्वचा से। तो ये देखो भाई, मनुष्य किससे सांस लेते हैं? फेफड़ों से। केंचुआ किससे सांस लेता है? त्वचा से। और कीट श्वास नली से। और मछली गिल्स से, गिल्स या क्लोम। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान करना है इसका भी। तो लार ग्रंथि का क्या आएगा? एमाइलेज। लार ग्रंथि एमाइलेज। उदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उदर का क्या आएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यकृत का पित्तरस। और अग्नाशय इंसुलिन। मृदा को ढीला करने और पलटने की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? ये कहलाती है जुताई। मुख्य रूप से मिट्टी को पलटने की प्रक्रिया है। यह मिट्टी की जल निकासी और वातन में सुधार करने और पौधों के लिए जड़ों को मजबूत करने और बढ़ने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए किया जाता है। तो ये हो गया जुताई का। अब बुआई का क्या होगा? बुआई का होगा बीज बोने की प्रक्रिया। बुआई क्या है? बीज बोने की प्रक्रिया। कटाई। तो कटाई क्या है? हार्वेस्टिंग। फसलों को इकट्ठा करने की प्रक्रिया है। निष्पावन। अनाज से भूसी को अलग करने की प्रक्रिया। निष्पावन क्या है? अनाज को भूसी से अलग करने की प्रक्रिया, निष्पावन। दूध का पाश्चरीकरण क्या है? तो ये क्या है? दूध को लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लगभग 30 सेकंड तक गर्म करना और फिर उसे अचानक द्रुतशील करके भंडारण करना। तो पाश्चरीकरण क्या है? हानिकारक बैक्टीरिया को मारने के लिए दूध को एक विशिष्ट अवधि के लिए विशिष्ट तापमान पर गर्म करने की एक प्रक्रिया है जो तपेदिक टाइफाइड जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। पाश्चराइजेशन की सबसे आम विधि उच्च तापमान अल्पकालिक पाश्चरीकरण है जिसमें दूध को 15 सेकंड के लिए 71 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और फिर तुरंत 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। तो इसमें क्या आएगा? दूध को लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लगभग 30 सेकंड तक गर्म करना। कौन सा खाद्य आयोडीन के साथ नीला काला रंग देता है? तो ये कौन सा है? ये है स्टार्च।
आंत्रज्वर टाइफाइड किससे होता है? तो ये किससे होता है? जीवाणुओं से। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। साल्मोनेला टाइफी एक ग्राम नेगेटिव रॉड के आकार का बैक्टीरिया है जो मानव आंत में होता है, मानव आंत में रहता है। जब कोई व्यक्ति दूषित भोजन या पानी का सेवन करता है तो बैक्टीरिया उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है और टाइफाइड का कारण बन सकते हैं। टाइफाइड एक गंभीर बीमारी है जिसका अगर त्वरित उपचार न किया जाए तो यह घातक हो सकती है। तो इसका क्या आएगा? ये आएगा आंत्रज्वर। टाइफाइड किससे होता है? तो टाइफाइड होता है जीवाणु से। निम्नलिखित में से कौन सी संघनन प्रक्रिया है? तो ये कौन सी है? जलवाष्प का द्रव अवस्था में परिवर्तन। जलवाष्प का द्रव अवस्था में परिवर्तन संघनन की प्रक्रिया है। यह वाष्पीकरण के विपरीत है जो एक द्रव पदार्थ को गैस में बदलने की प्रक्रिया है। संघनन कई सतहों पर देखा जा सकता है जैसे पत्तियां, कार की खिड़कियां और यहाँ तक कि आपकी स्वयं की सांस भी। यह तब होता है जब वायु में मौजूद जलवाष्प ठंडा होकर पुनः द्रव में बदल जाता है। बड़े स्तर पर अनाज का भंडारण किस में किया जाता है? तो ये किया जाता है सीलोज व धान्यागारों में। साइलो लंबी बेलनाकार संरचनाएं हैं जिसका उपयोग बड़ी मात्रा में अनाज भंडारण के लिए किया जाता है। तो ये क्या है? अनाज भंडारण किस में किया जाता है? सिलोज और धान्यागारों में। निम्नलिखित को सुमेलित करें। जीव का नाम और ये है गति। तो सांप क्या करता है? रेंगता है। सांप रेंगना। मछली क्या करती है? तैरती है। पक्षी उड़ते हैं और गाय का होगा चलना। पक्षी उड़ते हैं और गाय क्या करती है? चलती है। गाढ़े रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की तुलना में डैश ऊष्मा अवशोषित करती हैं। तो क्या करती हैं? अधिक। गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की तुलना में अधिक ऊष्मा अवशोषित करती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि गहरे रंग प्रकाश की सभी तरंगदैर्ध्य को अवशोषित कर लेती हैं। तो इसका क्या आएगा? अधिक ऊष्मा अवशोषित करती हैं। मनुष्य की सामान्य आँख की न्यूनतम स्पष्टतम दूरी क्या है? तो ये क्या है? ये है 25 सेंटीमीटर। सामान्य मनुष्य के आँख द्वारा वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए आवश्यक न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। इसे आँख का निकटतम बिंदु कहा जाता है। इसे आँख का निकटतम बिंदु कहा जाता है। जब किसी वस्तु को आँख के निकट बिंदु से करीब रखा जाता है तो रेटिना पर बनी छवि धुंधली हो जाती है। रोगाणु ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो रोग पैदा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक है? इसका आएगा एरिथ्रोमाइसिन। एनोडीकरण निम्नलिखित में से किसके ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया है? तो ये किसकी प्रक्रिया है? एल्यूमिनियम की। हरियाणा में भाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत कुल कितनी नहरें हैं? तो ये कितनी हैं? 521 नहरें। भाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत कुल कितनी नहरें हैं? 521। भाखड़ा प्रणाली एक जटिल सिंचाई प्रणाली है जो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान 17 मिलियन हेक्टेयर से अधिक भूमि को पानी की आपूर्ति करती है। तो भाखड़ा प्रणाली देखो भाई, हरियाणा में भी, पंजाब में भी और राजस्थान में भी भूमि को पानी की आपूर्ति करती है। यह विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई प्रणालियों में से एक है। भाखड़ा प्रणाली में भाखड़ा बांध, नांगल बांध और नहरों और वितरणियों का एक नेटवर्क शामिल है। भाखड़ा बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। तो भाखड़ा बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध भी है और 521 इसके अंतर्गत नहरें आती हैं और हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में ये पानी की आपूर्ति करता है। IIIT हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो ये है सोनीपत में। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहाँ पे है? सोनीपत में।
IIIT हरियाणा के सोनीपत में स्थित है। यह 2014 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित एक सार्वजनिक तकनीकी विश्वविद्यालय है। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे? तो कौन थे? भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वे 1 नवंबर 1966 से 23 मार्च 1967 तक इस पद पर रहे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। फतेहाबाद में 2 बहुत महत्वपूर्ण स्मारक हैं। एक तो लाट, दूसरा स्मारक कौन सा है? तो ये है अर्जुन स्थल। फतेहाबाद में दूसरा महत्वपूर्ण स्मारक है अर्जुन स्थल। यह हिंदुओं के लिए एक तीर्थ स्थान है और कहा जाता है कि यह वह स्थान है जहां हिंदू महाकाव्य महाभारत में तीसरे पांडव भाई अर्जुन ने भगवान शिव को समर्पित किया था। चरखी दादरी की निम्नलिखित में से किसके साथ सीमा नहीं लगती? तो ये चरखी दादरी की किसके साथ सीमा नहीं लगती? तो इसका आएगा भी हिसार से चरखी दादरी की सीमा नहीं लगती। हरियाणा का राज्य फूल क्या है? तो हरियाणा का राज्य फूल है कमल। हरियाणा का राज्य पुष्प कमल है। कमल हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म सहित कई धर्मों का एक पवित्र फूल है। यह पवित्रता, आत्मज्ञान और सुंदरता का भी प्रतीक है। हरियाणा में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 8 अप्रैल 2018 को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2000 देखो भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। भारत सरकार द्वारा गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, लघु और सूक्ष्म उद्योगों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। संपार्श्विक मुफ्त ऋण, मुक्त ऋण है भैया, मुक्त। यह ऋण संस्थानों द्वारा प्रदान किए जाते हैं जिनमें बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां आदि शामिल हैं। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इब्राहिम लोदी का मकबरा है पानीपत में। यह दिल्ली के लोदी वंश के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी का मकबरा है जो 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई में मुगल सम्राट बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। यह मकबरा लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनी एक चौकोर संरचना है। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? पानीपत में। और लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना हुआ है। स्काईलार्क कहाँ है? ओडल में है। दमदमा गुड़गांव में है। डबचिक उचाना में है। कर्ण झील कहाँ है? कर्ण झील है भाई करनाल में। ये पानीपत गलत दे रखा है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, ये सही है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG भारत के 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। हरियाणा की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है? तो इसका आएगा हरियाणा की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है? तो इसकी आएगी वे 3 करोड़ से 3 करोड़ 20 लाख। लेकिन ये है 2023 के, तो अब ये आंकड़े बदल गए, तो इसको बेशक से याद मत करना। हरियाणा की चेरापूंजी के रूप में किसे जाना जाता है?
तो ये छछरौली को जाना जाता है। छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। यह हरियाणा के यमुनानगर जिले का एक शहर है और यहाँ राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है। छछरौली में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 1100 मिलीमीटर होती है, जबकि राज्य की औसत वर्षा कितनी है? 450 मिलीमीटर। छछरौली शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है जो जंगलों से घिरा हुआ है। तो हरियाणा का चेरापूंजी छछरौली कहाँ है? यमुनानगर में है और 1100 मिलीमीटर औसत वार्षिक वर्षा है इसकी। माधोगढ़ का प्राचीन किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये है महेंद्रगढ़ जिले में। माधोगढ़ का प्राचीन किला हरियाणा के महेंद्रगढ़ में स्थित है। यह 1233 फीट की ऊंचाई पर अरावली पर्वत श्रृंखला के एक भाग माधोगढ़ पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस किले का निर्माण 10वीं शताब्दी में तोमर राजवंश द्वारा किया गया था और सदियों से इस पर विभिन्न राजवंशों ने शासन किया था। पर्यावरण संरक्षण संवर्धन की दिशा में प्रयासों की मान्यता हेतु किस नाम पर हरियाणा सरकार ने एक पुरस्कार शुरू किया है? तो यह है श्री दर्शन लाल जैन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदी हरियाणा राज्य की राजकीय भाषा है, सही है। वर्ष 2010 में पंजाबी को हरियाणा की राजकीय भाषा के रूप में मान्यता मिली थी, तो ये दोनों सही हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की क्रिकेट अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? झज्जर में। वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट अकादमी की स्थापना 2011 में झज्जर में की गई थी। तब से उन्होंने दिल्ली, एनसीआर और भारत भर के अन्य शहरों में कुछ और केंद्र स्थापित किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है वैसे खिलाड़ियों को तैयार करना जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। तो ये वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट अकादमी कहाँ है? झज्जर में। दिल्ली की किस दिशा में हरियाणा राज्य आच्छादित नहीं है? तो ये पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के मर्दों की पारंपरिक वेशभूषा नहीं है? तो ये कौन सी नहीं है? दोहर। कामरी एक बेल्ट है जिसे धोती के साथ पहना जाता है। दोहर एक प्रकार का कंबल है जिसका उपयोग भारत में किया जाता है, लेकिन यह हरियाणा में पुरुषों के लिए पारंपरिक पोशाक का हिस्सा नहीं है। ब्रह्म सरोवर कहाँ स्थित है? तो यह है कुरुक्षेत्र में। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में स्थित है। यह हिंदुओं के लिए एक पवित्र जल कुंड है और इसे सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। ब्रह्म सरोवर का उल्लेख महाभारत और पुराण दोनों में मिलता है। प्रसिद्ध खिलाड़ी योगेश्वर दत्त किस खेल से संबंध है? तो किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से। नृत्य शैली लूर में लूर शब्द का अर्थ है, तो क्या अर्थ है? लूर नृत्य हरियाणा का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। यह आमतौर पर होली के त्यौहार पर किया जाता है। इस नृत्य की विशेषता ऊर्जावान चंचल चाल और उसकी उज्ज्वल रंगीन वेशभूषा है। तो लूर नृत्य में लूर का अर्थ है बालिका। कुश प्लस में आसन के योग से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है। तो ये होगा कुशासन। का पुरुष समस्त पद का उचित विग्रह है, तो इसका होगा कुत्सित पुरुष। दिए गए किस वाक्य में विराम चिन्हों का उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है? तो उसने कहा मैं आज रात नहीं आऊंगा। सहायता बंद करना के लिए उपयुक्त मुहावरा है, तो इसका है हाथ खींचना। दिनकर शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द है, तो ये है सूर्य। में का तत्सम शब्द रूप है, तो ये क्या है? मध्य। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? तो ये है स्तुति।
इसका आएगा, ये शुद्ध रूप होगा, शुद्ध नहीं है तो इसका ये आएगा स्तुति। निम्नोक्त में से कौन सा अनुप्रास अलंकार का एक भेद नहीं है? तो ये है समासोक्तिनुप्रास। प्रागैतिहासिक शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वाक्यांश है? तो ये होगा ज्ञात इतिहास के पूर्व से संबंधित। इत प्रत्यय में बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है? तो ये है फलित। वर्ष 1950 के दशक में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन ने जातीय भेदभाव को समाप्त कर दिया। यह आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो यह आंदोलन शुरू हुआ था यूएसए में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में कितनी कार्यात्मक इकाइयां हैं? तो ये हैं 5। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का चंदन राज्य कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कर्नाटक को। कर्नाटक को भारत के चंदन राज्य के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह देश में चंदन की लकड़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है। चंदन एक मूल्यवान पेड़ है जिसका उपयोग इत्र, धूप और अन्य उत्पाद में किया जाता है। कर्नाटक में चंदन अनुसंधान संस्थान भी स्थित है। तो सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो देखो भी ये अलग अलग। रोल एक्ट सत्याग्रह कब हुआ था? 1919 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। मील मजदूरों की हड़ताल 1922 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। भारत में किस राज्य में मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई? तो यह तमिलनाडु में। मध्याह्न भोजन योजना शुरू करने वाला तमिलनाडु भारत का प्रथम राज्य था। यह योजना 1956 में तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री के कामराज द्वारा शुरू की गई थी। यह योजना शुरुआत में चेन्नई के कुछ स्कूलों में लागू की गई थी, लेकिन बाद में इसे राज्य के सभी सरकारी स्कूलों तक बढ़ा दिया गया था। तो भारत में किस राज्य में मध्याह्न भोजन योजना शुरू की थी? तमिलनाडु में। क्षेत्रफल के विचार से एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये है अफ्रीका। क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हुई थी 1959 में। असहयोग आंदोलन को तब बंद किया गया जब किसानों ने निम्नलिखित में से किस थाने में आग लगा दी थी? तो यह है चोरा चोरी। हमारा वायुमंडल कितने स्तरों में विभाजित है? तो कितने स्तरों में विभाजित है? 5 परतों में विभाजित है। अक्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। अक्षोभ मंडल देखो भाई कितने परतों में है? 5 परतों में। अक्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, थर्मोस्फीयर और बाह्य मंडल। अक्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है और यहीं पर हम रहते हैं। इसमें पृथ्वी के सभी मौसम और बादल संबंधी घटनाएं होती हैं। तो देखो ये क्वेश्चन आ जाएगा, सभी मौसम और बादल संबंधी घटनाएं कौन से मंडल में होती हैं? तो अक्षोभ मंडल में। हम कौन से मंडल में रहते हैं? अक्षोभ मंडल में। उसके बाद में आएगा समताप मंडल। समताप मंडल वायुमंडल की वह परत है जिसमें ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये भी पूछ लेंगे, ओजोन परत कौन सी मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। उसके बाद में है मध्य मंडल। वायुमंडल की वह परत जो सबसे ठंडी होती है और वह स्थान जहाँ उल्काएं जलती हैं। उसके बाद में आएगा थर्मोस्फीयर। वायुमंडल की वह परत जो सबसे गर्म होती है। इसमें आयन मंडल शामिल है जो रेडियो संचार के लिए महत्वपूर्ण है। तो रेडियो संचार के लिए कौन सा महत्वपूर्ण है? थर्मोस्फीयर। और गर्म परत पूछे तो भी थर्मोस्फीयर। उसके बाद में कौन सी है? बाह्य मंडल। बाह्य मंडल वायुमंडल की वह बाहरी परत है
जहाँ वायुमंडल पतला हो जाता है और अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी बेन स्टोक्स किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हैं? तो ये है इंग्लैंड के लिए। किस वर्ष कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए थे 1916 में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने 1916 में लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए। लखनऊ समझौता भारत में सरकार की भविष्य की संरचना सहित कई मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच एक समझौता था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा में भारत सरकार ने वर्ष में कितने दिनों तक रोजगार गारंटी दी है? तो ये 100 दिनों तक। कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता? तो ये है कोयल। धन्यवाद भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो वीडियो को।